नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बड़ा ही शानदार टॉपिक है जो बोर्ड के एग्जाम में लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो 100% बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे और हर वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे, वो ये प्रश्न जो है निश्चित तौर पर जो है परीक्षा में आया रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए समय ना गवाते हुए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक यानी लाल दस्तावेजों की किताब, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में RDB। RDB का पूरा नाम रेड डाटा बुक। आखिर ये रेड डाटा बुक है क्या? आपकी परीक्षा में आएगा रेड डाटा बुक है क्या। वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत ये रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है, मगर कहाँ से इसका प्रकाशन होता है और क्यों इसका प्रकाशन होता है, रेड डाटा बुक को प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या है, आज हम इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो रेड डाटा बुक, इस टॉपिक में हम आपको 5 ऐसे प्रश्नों को जो है कराएंगे जो लगभग बोर्ड में हर वर्ष पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए रेड डाटा बुक के बारे में जानते हैं। कह कि विश्व संरक्षण संघ, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, संरक्षण को कंजर्वेशन कहते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी शॉर्ट फॉर्म इसे कहते हैं WCU। जितने शॉर्ट फॉर्म में दोस्त उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म यानी उनका जो है फुल फॉर्म लिखने को परीक्षा में आता है, ठीक है ना। तो जिसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, जिसे हम IUCN कहते हैं या IUCNNR भी कहते हैं। यानी I से हो गया इंटरनेशनल, U से हो गया यूनियन, C से हो गया कंजर्वेशन, N से हो गया नेचर एंड N से हो गया नेचुरल, R से हो गया रिसोर्सेस, ठीक है ना। या IUCN भी आप लिख सकते हैं। और IUCN और IUCNNR दोनों का फुल फॉर्म एक ही है, ठीक है ना। आप ये मत समझिएगा कि IUCN लिख गया तो वहां पे जो है इसका मतलब ये नहीं होगा, दोनों का फुल फॉर्म एक ही है। आगे बढ़े। भी कहा जाता है कि इसके अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों के अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। जैव विविधता का मतलब होता है जीव जंतु तथा वनस्पतियों की जो वनस्पतियां जो है जो पृथ्वी पर उपस्थित हैं, अब उन्हें जो है बहुत ही संकट से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इस संबंध में WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का अध्ययन संकटग्रस्त जीवों की सूची की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। मतलब कि जो जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है विलुप्त होने वाले हैं, संकटग्रस्त हैं, जिनकी कुछ ही जातियां, कुछ ही श्रेणियां जो है हमारी पृथ्वी पर बची हुई हैं, यदि उनकी देख रेख नहीं की गई, यदि उनका संरक्षण नहीं किया गया, वो समाप्त हो जाएंगे। लोगों का ध्यान इस तरफ केंद्रित करने के लिए
जिस पुस्तक में इन जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है, मतलब लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए जिस पुस्तक में इनके बारे में लिखा जाता है, उसी पुस्तक को जो है रेड डाटा बुक कहा जाता है। दोस्त, रेड डाटा बुक का सीधा सीधा अर्थ है कि वे जीव जातियां जो पृथ्वी पर लगभग विलुप्तता की कगार पर हैं, अगर हम उन्हें नहीं बचाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी और फिर पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएंगी। ऐसी जातियों को बचाने का उद्देश्य, ऐसी जातियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य ही जिस बुक में लिखा जाता है उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जो दुर्लभ जातियां हैं, उनको रेड डाटा बुक में जो है सूचीबद्ध किया जाता है। और रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें विलुप्त जातियों को, संकटग्रस्त जातियों को और साथ ही साथ जो है दुर्लभ जातियों को, इस प्रकार की कई जीव जंतु और वनस्पतियों की जातियां को क्या किया जाता है, इसमें रखा जाता है, ताकि लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित हो सके और उसको संरक्षित करने के कई उपाय किए जा सके। और सरकार जिसके लिए बड़े सारे उपाय कर भी रही है, परंतु कहीं कहीं इसका जो है कहीं कहीं इसका परिणाम जो है सकारात्मक हो रहा है तो कहीं कहीं नकारात्मक। ठीक है, तो कह रहा कि रेड डाटा बुक की वास्तविक परिभाषा है, इस जीवों के बचाने के संबंध में WCO के अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची में लिपिबद्ध की, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। इस सूची में उन जातियों एवं उपजातियों को सम्मिलित किया जाता है जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं और जिसका प्रकाशन पहली बार, रेड डाटा बुक का प्रकाशन पहली बार 1963 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसलिए WCO यानी IUCN का मुख्यालय भी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे बहुविकल्पी में आता है कि निम्नलिखित में से IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। IUCN ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया और उन्हें क्या कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया। यानी कितनी जातियां जो है दुर्लभ है, कितनी संकटग्रस्त है, कितनी जातियां जो है अभी पृथ्वी पर पर्याप्त है, कितनी किनको बचाने की आवश्यकता, किनको बचाने की आवश्यकता नहीं है, उनके बारे में जिस बुक में लिखा गया है उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। इसका रेड डाटा बुक जो है मुख्यालय कहाँ पर है, इसका स्विट्जरलैंड में, और अभी तक इसके जो है अनेक प्रकाशन किए जा चुके हैं। ठीक है ना, इसमें कई तरह के जो है पेज हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, पर परीक्षा में आएगा तो इतना आप लिख दीजिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट क्या होता है, तप्त स्थल क्या होता है, जरा इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, किताबी भाषा कुछ और है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपके सामने ये सब लिखा आप पढ़कर भी जान जाएंगे, लेकिन इससे आसान तरीके से आपको सीखने के लिए, समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसमें कुछ ऐसी भी बातें आपको बताऊंगा जो शायद इस नोट्स में ना हो। ये नोट्स तो मेरा एक जरिया होता है आप तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। मैं इसे आसान करके आपको चीज़ों को समझाऊंगा ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आ सके। और यदि आपको समझ में आ गया तो आप इस तरह की परिभाषाएं बनाकर लिख लेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए सुनते रहिए। कहा कि भूमंडलीय स्तर पर संरक्षणविदों, यानी जो लोग जीव जंतुओं को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं उनको हम संरक्षणविद कहते हैं। ठीक है ना, कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं। जैव विविधता की अधिकतम सुरक्षा हेतु, यानी जीवों के वनस्पतियों की सुरक्षा के अधिकतम सुरक्षा हेतु कुछ जैव विविधता हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए। कुछ जैव विविधता हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। अभी मैं बताऊंगा हॉट स्पॉट क्या होता है। चिन्हित किए गए हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जाति समृद्धि बहुत अधिक होती है। कुछ ऐसी जातियां भी उन स्थानों पर पाई जाती हैं, कुछ ऐसी जातियां भी होती हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं होती हैं। मतलब दोस्त ध्यान से सुनिएगा, क्या कारण है कि जो चिंपैंजी बंदर है वो हर जगह नहीं होता। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर वह चिंपैंजी पाए जाते हैं। क्या कारण है कि जो हाथी होती है वो हर जगह नहीं पाई जाती। गांव में तो नहीं पाई जाती, घरों में तो नहीं पाई जाती, जंगल में ही ज़्यादातर पाई जाती है। क्या कारण है
कि जंगली शेर जो है मार्केट में नहीं पाया जाता, या किसी कस्बे, नगर या कहीं नहीं पाया जाता, कहीं ना कहीं जंगल में ही पाया जाता है, और कुछ कुछ विशेष जंगलों में ही पाए जाते हैं। मतलब कि जहाँ पर वह स्थान जहाँ पर जीवों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति हो, उनके लिए बिल्कुल आसान लगे जीना, सारी चीज़ें उनको क्या हो, पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर मिले, जहाँ पे भोजन और साथ ही साथ जो है जल, और वहाँ की जलवायु उनके लिए बिल्कुल अनुकूल हो और उन्हें वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता हो, ऐसे स्थान को ही हॉट स्पॉट कहते हैं। अगर उन्हें वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है और वहाँ की जलवायु जो है उनके बिल्कुल अनुकूल हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा अधिकता होगी। क्या होगी? अधिकता। वहाँ की जलवायु में उनकी बहुत ज़्यादा अधिकता होगी, अनुकूलता वहाँ की बहुत अच्छी होगी, और जिससे उनकी अधिकता वहाँ पे क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है दोस्त, मेरी बात समझ में आ गई ना? तो हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे किसी जीव जंतु की अधिकता होती है, यानी अन्य स्थानों के मुकाबले। और साथ ही साथ इसमें दूसरी बात यह भी करा कि हॉट स्पॉट में ऐसे भी जीव जंतु पाए जाते हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं होते हैं, यानी अन्य स्थानों पर खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हॉट स्पॉट की उस स्थान पर उनकी बहुत ज़्यादा अधिकता भी हो सकती है। तो मतलब एक हॉट स्पॉट एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर जीव जंतु की, विशेष जीव जंतु की क्या होती है? अधिकता पाई जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो वही कह रहा है कि हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जाति समृद्धि बहुत अधिक होती, मतलब जीव जंतुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। और कह रहा कि अन्य स्थानों पर कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं। कह रहा कि मॉर्मन मायर्स ने संसार में 34 विविध तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट, 34 ऐसे हॉट स्पॉट बताए हैं जहां पर जीव जंतुओं की क्या है? बहुत ज़्यादा अधिकता है। ठीक है ना? कि पहचान के, जिसमें 3 हॉट स्पॉट, 3 तप्त स्थल हमारे भारत में है। 3 तप्त स्थल कहाँ पर हैं? हमारे भारत में है। और भारत में स्थित तप्त स्थल पश्चिमी घाट श्रीलंका है, इंडो बर्मा है, हिमालयन है, कहीं पर चिपंजी है, तो कहीं पर जो है बारहसिंगा है, तो कहीं पर किसी चीज़ की अधिकता है। और ये इसलिए यहाँ पे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे रहना इनको बहुत ही पसंद है, अनुकूल है, भोजन और जल, और साथ ही साथ अनुकूल परिस्थिति, और शिकार का खतरा नहीं, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इनके लिए है, इसलिए यहाँ पर इनकी क्या है? बहुत ज़्यादा अधिकता है। हमारे देश की असाधारण रूप से जैव विविधता को दर्शाते हैं। समस्त हॉट स्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% भाग बनाते हैं। कह रहा कि अब तक तो 34 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जो पूरे विश्व का संसार का 2% भाग बनाते हैं। इस हॉट स्पॉट में विशेष सुरक्षा जातियों के विलोपन दर को काफी कम किया जा सकता है। मतलब इस हॉट स्पॉट में ही जीव जंतु को संरक्षित करके रख कर हम क्या कर सकते हैं? उनकी विलुप्तता की दर को घटा सकते हैं, विलुप्तता की दर को कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। बहुत अच्छे। तो उम्मीद करता हूँ हॉट स्पॉट समझ में आया होगा। अब जो पूछता है प्रश्न वो आपको इस तरह से पूछेगा, ये आपका भारत में वन्य प्राणियों के उत्थान संरक्षण, भारत में वन्य प्राणियों के उत्थान संरक्षण। उत्थान संरक्षण का मतलब होता है कि बाह्य संरक्षण और यहाँ पे स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। लगता है मैंने स्वस्थानीय संरक्षण का टॉपिक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्वस्थानीय संरक्षण। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का आखिर अर्थ क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण का अर्थ होता है कि जो जीव जंतु किसी विशेष स्थान पर रहते हैं किंतु वहाँ की जलवायु, वहाँ पे भोजन की कमी हो चुकी है, वहाँ की जलवायु ठीक नहीं है,
या फिर जलवायु ठीक है किंतु भोजन वगैरह वहाँ पे क्या हो गए हैं, बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर है, और वे जिसका उन पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे जीव जंतु को जहाँ पे वे रहते हैं वहीं पर पर्याप्त भोजन, अच्छी जलवायु और वहीं पर जो है सारी सुविधाएं प्रदान करके उनकी संख्या में इजाफा करना, उनकी संख्या में वृद्धि करना ही स्वस्थानीय संरक्षण है। अगर परीक्षा में स्वस्थानीय संरक्षण आता है, इसको इन सीटू संरक्षण करके पूछेगा। इन सीटू संरक्षण, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अलग टॉपिक बता रहा हूँ जिसके बारे में शायद मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिए। इन सीटू संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इन सीटू संरक्षण में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सीटू संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन ऐसा कंजर्वेशन होता है जिसमें क्या है कि कोई जीव जंतु को उसके प्राकृतिक आवास में ही जो है क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। जैसे कोई जीव जंतु किसी जंगल में रह रहा है, लेकिन जंगल की जलवायु या वहाँ के जो है वहाँ पर भोजन की उपलब्धता बहुत कम हो गई है, जहाँ से उसको रहने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो उसी अमुक स्थान पे जहाँ पे वो रहता है उसे उस स्थान से निकाला नहीं जाए, उसी स्थान पे उसके लिए भोजन और अच्छी जलवायु की व्यवस्था करके जब हम उस जीव जंतु की जात या उनके संख्या को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। कैसे आप स्वस्थानीय संरक्षण को पहचानेंगे? स्व मतलब होता है स्व मतलब होता है खुद का। कहाँ का? खुद का। खुद का मतलब कि खुद का मतलब इसका तात्पर्य यह कहने का है, जैसे मानिए कि जो जीव जंतु जहाँ पे रह रहा था उसका खुद का घर था, अब उसके खुद के ही घर में उसे संरक्षित करना ही क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। मतलब कि उसको उसके प्राकृतिक आवास से निकाला नहीं जाएगा, प्राकृतिक आवास से ना निकाल कर बल्कि उसके प्राकृतिक आवास में ही उसे सारी सुविधाएं प्रदान करके उसकी संख्या को बढ़ाना, उसकी संख्या को संरक्षित करना, उसकी संख्या को बचाना और साथ ही साथ बचाते हुए और जो है उनकी संख्या में इजाफा करना ही क्या कहलाता है? इन सीटू कहलाता है। इन सीटू मतलब स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अब हम आगे आते हैं। भारत में वन्य प्राणियों के स्वस्थानीय संरक्षण है और भारत में वन्य प्राणियों के बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वास्थ्य में मैंने बताया, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य ये मैं बता चुका हूँ, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। बाह्य स्थानीय संरक्षण, चलिए ये थोड़े से जो है समझने वाली बात है। कह रहा कि कोई जीव जंतु जिस जहाँ पे छोड़ा गया है, किसी आरक्षित क्षेत्र, किसी वन्य अभयारण्य में, या आप कह सकते हैं कि कहीं पर छोड़ा गया है जीव जंतु, किसी प्राकृतिक आवास में रह रहा है, लेकिन वहाँ की जलवायु बिल्कुल ख़राब है, वहाँ की जलवायु उनके रहने के लिए अनुकूल नहीं है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे शिकारियों का खतरा है, और भोजन की उपलब्धता नहीं है। यानी वहाँ की जलवायु ऐसी है कि जीव जंतुओं को वहाँ पे छोड़ा जा रहा है तो जीव जंतु क्या हो जा रहे हैं? समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे संकट से जीव जंतुओं को बचाने के लिए अगर किसी संरक्षण स्थान से अगर किसी प्राकृतिक आवास से निकालकर उन्हें मानव निर्मित संरक्षित आवास में रखकर उनकी देखभाल की जाती है और जब उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है तो इसी चीज को हम कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण। यानी जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों से निकालकर कृत्रिम आवासों से मानव निर्मित आवासों में संरक्षित करके उनकी संख्या को बढ़ाना ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। उनकी संख्या को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण। यानी ये सब विधियां जो है, ये सभी विधियां जो है वन्य जीव प्राणियों, वन्य जीव वनस्पतियों या वन्य जीव संरक्षण के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। क्या किया जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण में? बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या किया जाता है? जीव जंतु वनस्पतियां जहाँ पे वे विलुप्त हो रही हैं या जहाँ पे वे तेजी से समाप्त हो रही हैं, उनके उन प्राकृतिक आवासों से निकालकर किसी ऐसे स्थान पर उन्हें संरक्षित करना कि उनके लिए वो बिल्कुल अनुकूल हो, उनकी संख्या में वृद्धि हो सके, सुधार आ सके। ऐसे ही इस पद्धति को ही हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं।
स्वास्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये दोनों बोर्ड के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अब आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखते हैं संरक्षण का अर्थ पहले देखिए, कह कि मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। इसी जब अब तक मैं संरक्षण कर रहा हूँ। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा या बचाव ना। तो संरक्षण का अर्थ सुरक्षित बनाए रखना, अर्थात किसी वस्तु को क्षति नष्ट होने से बचाए रखना। मतलब किसी वस्तु को क्षति होने से, उसका नुकसान होने से या उसे नष्ट होने से बचाए रखना ही संरक्षण है। ताकि प्रकृति और प्राकृतिक संपदा, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के संदर्भ में संरक्षण का आशय पूरे जीव मंडल, वातावरण तथा वन्य प्राणी पादप आदि से है। यानी इन सभी को बचाना है, वन्य जीव प्राणी पादप आदि ना, और पर्यावरण साथ ही साथ। करा कि जिससे हम जैव विविधता को हानि पहुंचाए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी मानव कल्याण हेतु अधिकतम लाभ उठा सकें। जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना, या कह रहा कि जिससे हम जैव विविधता को हानि पहुंचाए बिना जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इनका क्या कर सके, लाभ उठा सके। मतलब जीव जंतुओं को बचाते हुए, वनस्पतियों को बचाते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनका क्या कर सके, लाभ उठा सके। बहुत सारी जीव जंतु और वनस्पतियाँ पृथ्वी पर रहा करती थी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन हमारा अब अगला प्रयास ये है कि किसी जीव जंतु को विलुप्त नहीं होने देना है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसका क्या करना है, हमें लाभ उठाते रहना है। जैव विविधता संरक्षण के महत्व। जैव विविधता का महत्व एवं उसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जरा ये भी जान लेते हैं। कुछ लोग का तर्क यह है कि सर्वश्रेष्ठ और अस्तित्व के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होने का अन्य प्राणियों की प्रभुत्व बनाए रखना कल्याण के लिए प्राकृतिक दोहन अति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। ऐसा विचार प्रकृति जीवन के लिए नहीं है। मतलब कुछ लोग समझते हैं कि पृथ्वी पे जो जीव जंतु हैं, वो जो भी जीव जंतु हैं उनका शिकार करना ही जो है क्या है, उनका प्राकृतिक विचार है। परंतु यह अत्यंत गलत विचार है। जिस तरह से पृथ्वी पे हम अपनी साझेदारी भागीदारी निभाते हैं, या हम रहकर जो है इस डाइवर्सिटी को, इस संपूर्ण जो है जैव विविधता को बनाने में जो है योगदान देते हैं, उसी प्रकार से ये जीव जंतु भी जो है बराबर का स्थान रखते हैं पृथ्वी पर। इनकी भी उपयोगिता है, इनकी भी महत्वपूर्णता है। ये भी जो है ये भी पृथ्वी पर जो है जैव विविधता को बिल्कुल जो है क्या करते हैं, संतुलित रखते हैं। इसलिए पृथ्वी पर इन जीव जंतुओं का होना भी अत्यंत आवश्यक है, और इनके बचाए जाने वाले हर प्रयासों का आपको सहयोग करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्त, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इस पर मैं 12वीं के जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण उन टॉपिक्स को ही लेकर आता हूं जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उन दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अगली बात मेरी ये कि इसके बाद जो भी वीडियो आएगी, उस वीडियो को या कोई वीडियो अगर आती है तो उसको पूरा देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।